हेलो 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 व्हाट्स अप गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। वेलकम टू द रैपिड रिवीजन सीरीज। क्या हाल चाल है क्लास 10th के बोर्ड वॉरियर्स के। चलिए, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे एग्रीकल्चर चैप्टर का पूरा डिस्कशन एंड विद इन 10 टू 15 मिनट्स करते हैं एग्रीकल्चर चैप्टर की पूरी फील्डिंग सेट। लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमें क्या करना है, मैंने आपको बता दिया एग्रीकल्चर चैप्टर। और एग्रीकल्चर चैप्टर में सबसे पहले हम माइंड मैप को देखेंगे और माइंड मैप के बाद हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे माइंड मैप आपको दिख रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको चाहिए है तो। ठीक है, और इस चैप्टर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर एज अ प्रैक्टिस। उसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग में डिस्कशन। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में सबसे पहले हम देखेंगे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या होता है। सबसिस्टेंस के दो पार्ट देखेंगे हम, प्रिमिटिव और इंटेंसिव। उसके बाद हम आ जाएंगे कॉमर्शियल फार्मिंग में, कॉमर्शियल फार्मिंग के बाद प्लांटेशन फार्मिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये एक सेगमेंट हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम आ जाएंगे क्रॉपिंग पैटर्न में, रवि खरीफ और जायद तीन तरह की क्रॉप है, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्रॉप में क्या देखेंगे, फूड क्रॉप क्या होती है, नॉन फूड क्रॉप क्या होती है और बेवरेज क्रॉप्स क्या होते हैं। लास्ट में हम देख लेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म विद द चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा माइंड मैप होने वाला है और इस तरीके से हम आज रैपिड रिवीजन सीरीज को कंप्लीट करेंगे विद इन 10 टू 15 मिनट्स। लेट अस कंटिन्यू आवर चैप्टर। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं सबसिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है। आपको इस चैप्टर में कीवर्ड जरूर ध्यान रखने हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है भाई, सबसे पहले लिखा हुआ है सबसिस्टेंस। ठीक है, तो सबसिस्टेंस से पहले आपको पता होना चाहिए डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट के बाद सबसिस्टेंस और सबसिस्टेंस के बाद सरप्लस। ठीक है, तो डेफिसिट एग्रीकल्चर क्या होता है, डेफिसिट एग्रीकल्चर का मतलब है जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी उससे कम एग्रीकल्चर हुआ तो डेफिसिट, जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी उतना ही एग्रीकल्चर हुआ तो सबसिस्टेंस, और रिक्वायरमेंट से ज्यादा एग्रीकल्चर हमने प्रोड्यूस कर लिया है तो उसको हम कहेंगे सरप्लस एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस का मतलब होता है सेल्फ यूज के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उतना ही हमें ग्रो करना है जितना हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब इसके दो पार्ट है, प्रिमिटिव और इंटेंसिव। तो सबसे पहले हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को डिस्कस कर लेते हैं और प्रिमिटिव के साथ हम डिस्कस कर लेंगे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना। ठीक है, तो पुराने से क्या मतलब है सर, पुराने से मतलब है कि ऐसे टूल्स का यूज करना एग्रीकल्चर में जो कैसे हो, प्रिमिटिव हो, ट्रेडिशनल हो, पुराने टूल्स का यूज करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है आप देखोगे, हो गया, डाउ हो गया, डिगिंग स्टिक्स हो गया, सिकल हो गया, इन सब का यूज करना इसमें एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो इस तरीके के एग्रीकल्चर को हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलेंगे। ठीक है, ये करता कौन है, ये करते हैं आपके ट्राइबल लोग, है ना, जो ट्राइबल एरिया के लोग रह रहे हैं, उनके पास मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, मॉडर्न इनपुट्स नहीं है, तो वो क्या करेंगे भाई, वो करेंगे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जिसमें वो पुराने टूल्स का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का सिंपल सा मीनिंग है, एक पैच ऑफ लैंड में आपने क्या किया, एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया, उसके बाद आप दूसरे पैच ऑफ लैंड में क्या हो गए भाई, शिफ्ट हो गए। ठीक है, समझ आ गई बात। तो कैसे शिफ्ट हो गए हम, बेसिकली हमने एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस किया, उसके बाद हमने स्लैश और बर्न को अडॉप्ट किया। किसको अडॉप्ट किया, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, दिस इज व्हाट वी कॉल स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। हम जो भी ग्रो करते हैं उसको हम पहले स्लैश करते हैं, कट करते हैं, कट करने के बाद जो भी रेसिड्यू बच जाता है उसको हम बर्न कर देते हैं। और जब हम उसको बर्न कर देंगे तो हमारे पास रेसिडुअल ऐश आ जाएगी, और वो जो पर्टिकुलर रेसिडुअल ऐश होगी बच्चों, वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है और बाद में वो हेल्पफुल होती है अगले 2-3 साल के लिए। ठीक है, बट ऐसा तो है नहीं कि कॉन्स्टेंटली वो हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, एक समय के बाद जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो रिड्यूस होने लगती है, तब फिर हम क्या कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं फ्रॉम वन पैच ऑफ लैंड टू अनदर पैच ऑफ लैंड, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के अलग अलग नाम है। ठीक है, उन नामों के लिए मैंने आपके लिए अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दिया है, शॉर्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, शॉर्ट्स में विद इन 30-60 सेकंड आप इस चीज को, है ना, कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। ठीक है, तो ये आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का लिखा हुआ है। अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहाँ होती है, तो ये होती है मोस्टली नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया में। ठीक है, कहाँ होती है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो ट्राइबल लोग हैं, जिनके पास मॉडर्न इनपुट्स नहीं है, जो प्रिमिटिव टूल्स का यूज करते हैं, वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते हैं। एग्रीकल्चर चैप्टर में ही, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है दैट प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को हम क्या बोल देते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोल देते हैं। ठीक है भाई साहब, चलो आगे मूव करते हैं, हम आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। हमने प्रिमिटिव देख लिया, अब हम देखेंगे इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। ठीक है तो ये सबसिस्टेंस ही, उतना ही हमें ग्रो करना है जितनी हमारे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कैसी होती है, जहां पे हाई पॉपुलेशन प्रेशर होगा। क्या होगा भाई, हाई पॉपुलेशन प्रेशर होगा, जहां पे पॉपुलेशन का प्रेशर ज्यादा होगा। पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, पहले वो छोटा ट्राइबल कम्युनिटी था, अब वो बड़ा ट्राइबल कम्युनिटी हो गया है। ठीक है, और पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, और पॉपुलेशन की वजह से लैंड के ऊपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हायर इनपुट्स का यूज करेंगे, मॉडर्न इनपुट्स का यूज करेंगे। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे, पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे, ताकि हम क्रॉप्स को ज्यादा बेटर तरीके से ग्रो कर पाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे हमें जो ओवरऑल चीजें मिलेंगी वो होगा हायर प्रोडक्शन। ठीक है, लार्ज पॉपुलेशन, और लार्ज पॉपुलेशन को हमें अगर फीड करवाना है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, लार्जर प्रोडक्शन चाहिए। समझ में आ गई बात, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, जो हाई पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से होती है। ठीक है, ज्यादा एरिया उसमें हमें केटर करना पड़ता है,
जो भी पॉपुलेशन उसको फीड करवाने के लिए हमें इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब इंटेंसिव और प्रिमिटिव में डिफरेंस क्या है? प्रिमिटिव छोटे पैच ऑफ लैंड में होता है, इंटेंसिव बड़े पैच ऑफ लैंड में होता है। जो प्रिमिटिव होता है उसमें जो सोसाइटी होती है वो छोटी होती है, जो आपका इंटेंसिव हो गया वहां पे सोसाइटी बड़ी होगी। जो प्रिमिटिव हो गया उसमें पुराने टूल्स का यूज करते हैं, जो इंटेंसिव हो गया उसमें हम मॉडर्न इनपुट्स का यूज करते हैं। जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी होती है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की वो कम होती है, ठीक है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो डिफरेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ तो ध्यान रखिएगा, 3 मार्कर 5 मार्कर अकॉर्डिंग इसको रेडी रखिएगा प्रिमिटिव और इंटेंसिव फार्मिंग के बीच में, ठीक है। प्रिमिटिव और इंटेंसिव फार्मिंग के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। चलिए हम आगे आते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे तो लिखा हुआ है कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। कॉमर्शियल फार्मिंग में आगे लिखा हुआ है मार्केट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब कॉमर्शियल का मतलब क्या होता है भाई? सिंपल सा मतलब है कॉमर्शियल का, ठीक है। कॉमर्शियल का मतलब क्या है? कॉमर्शियल का मतलब है कि एक ऐसा टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, एक ऐसा फैक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जहां पे हम क्या करते हैं, कॉमर्शियल पर्पस के लिए क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं। कॉमर्शियल पर्पस मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड अर्निंग प्रॉफिट्स, सिंपल सा। कॉमर्स मतलब व्यापार, ठीक है। हमें क्या करना है? सीधा सीधा ट्रेड करना है, व्यापार करना है, क्रॉप्स को ग्रो करना है, उसको सेल करना है, उससे पैसे कमाने हैं हमें, ठीक है। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। तो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर में क्या होता है भाई? कैश क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं। किसमें हमारा फोकस होता है? कैश क्रॉप्स में हमारा फोकस होता है। उसी के साथ साथ हम मैकेनाइजेशन को भी अडॉप्ट करते हैं ताकि हम लार्ज स्केल में एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर सकें और लार्जर प्रोडक्शन कर सकें। और लार्जर प्रोडक्शन के बाद हम करते हैं मार्केट इंटीग्रेशन, मतलब मार्केट में उसको सेल करते हैं और उससे हमें क्या मिलता है भाई? प्रॉफिट मिलता है। समझ में आ गई बात? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कॉमर्शियल फार्मिंग या कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, ठीक है। कॉमर्शियल पर्पस से कर रहे हैं इसलिए। चलिए आगे आते हैं हम। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में लिखा है लार्ज स्केल क्रॉप कल्टीवेशन। क्या लिखा है? लार्ज स्केल क्रॉप कल्टीवेशन फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करना है हमें, विदेश भेजना है भाई, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि विदेश ही भेजे, विद इन द इंडिया भी हम क्या कर सकते हैं भाई? प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे होता क्या है प्लांटेशन एग्रीकल्चर में? एक सिंगल क्रॉप होती है बस। क्या होती है भाई? एक सिंगल क्रॉप होती है। उसी सिंगल क्रॉप को हम क्या करते हैं? एक लार्ज स्केल एरिया में ग्रो करते हैं। सिंगल क्रॉप है उसको लार्ज स्केल एरिया में ग्रो करेंगे, सिर्फ एक ही क्रॉप होगी, है ना। फॉर एग्जांपल वीट है तो वीट को ही हम लार्ज स्केल एरिया में ग्रो कर देंगे, टी है तो टी को ही लार्ज स्केल एरिया में ग्रो कर देंगे, कॉफी है तो कॉफी को हम लार्ज स्केल एरिया में ग्रो कर देंगे 50 हेक्टेयर में, ठीक है। समझ में आ गई बात? और फिर जब वो ग्रो हो जाएगी तो उसको हम कलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम करेंगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन करेंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, सिंगल कैश क्रॉप ग्रो करते हैं, एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ग्रो करते हैं, ठीक है। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है इसमें, ठीक है। ऑर्गेनाइज लेबर फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसका कोलैबोरेशन? एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन होता है और उसके बाद हम इसको सेल करते हैं विदेशों में, जिससे हमें क्या मिलता है भाई? पैसा मिलता है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में सिंगल क्रॉप ग्रो होती है, ठीक है। कॉमर्शियल में हम कैसे भी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो टी प्लांटेशन हो गया ये इंपॉर्टेंट है। कॉफी के एस्टेट्स बनते हैं, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। रबर और स्पाइसेस, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो ये सब कुछ चीजें होती हैं किसमें भाई? होती हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर में होती हैं। चलो आगे आते हैं। तो हमने फर्स्ट सेगमेंट अपना कंप्लीट कर लिया। माइंड मैप में अगर आप देखोगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग हमने देख ली है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग को हमने समझ लिया। टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बाद हम आते हैं किसमें? हमारे एग्रीकल्चरल क्रॉपिंग सीजन्स में, ठीक है। तो क्रॉपिंग सीजन हमारे 3 होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन कौन सा? एक हो गया खरीफ, एक हो गया रबी, एक हो गया जायद। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि हमारा एग्रीकल्चरल ईयर कब से शुरू होता है ना। एग्जांपल उसमें दिया हुआ था या फिर 4 ऑप्शन दिए हुए थे। एक दे दिया था कि आपका शुरू होता है भाई जनवरी में, ठीक है। एक दे दिया कि आपका अप्रैल में शुरू होता है, एक दे दिया कि आपका शुरू होता है जून में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चरल ईयर हमारा कब शुरू होता है? विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, खरीफ से शुरू होता है, ठीक है। बहुत से लोगों को लगता है राबी शुरू होता है, राबी से नहीं शुरू होता, राबी जनवरी में होती है डेफिनेटली, बट जो हमारा एग्रीकल्चरल ईयर है वो खरीफ से शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा खरीफ ही है, ठीक है, जहां से हम एग्रीकल्चर की शुरुआत करते हैं, बिकॉज दैट इज द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ मॉनसून। तो खरीफ सीजन जो होता है वो जून से अक्टूबर चलता है। कहां से कहां चलता है भाई? जून से अक्टूबर चलता है। जून में इसकी शोइंग होगी और अक्टूबर में फसल क्या हो जाएगी? मैच्योर हो जाएगी, इसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। उसके बाद रबी का सीजन आता है। रबी सीजन में क्या होता है भाई? नवंबर से मार्च तक चलता है, ठीक है। अभी कौन सा सीजन चल रहा है? रबी का सीजन चल रहा है, ठीक है, दिसंबर में है, ठीक है। तो नवंबर हो गया, नवंबर से लेकर मार्च तक आपका होता है। उसके बाद आपका जायद आ गया। जायद में क्या होता है भाई? अप्रैल टू जून। अप्रैल टू जून क्या है? अप्रैल टू जून। खरीफ और रबी के बीच में जो भी टाइम बच गया वो किसमें आ जाएगा भाई? जायद क्रॉप में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? जायद क्रॉप में आ जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिखा भी हुआ यहाँ पे कि ये मानसून सीजन की क्रॉप है, ये विंटर सीजन की क्रॉप है, ये समर सीजन की क्रॉप है। इज इट क्लियर? सबको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं ये सब इसमें लिखा हुआ है, इस चीज को आप पढ़ लेना, ठीक है। ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया इन चीजों को। आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आप देखो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन एडिबल, इनएडिबल और बेवरेजेस क्रॉप्स में, ठीक है। एडिबल क्रॉप, इनएडिबल क्रॉप, बेवरेज क्रॉप। इसका मतलब क्या है? एडिबल क्रॉप जो है वो होती है आपकी फूड क्रॉप। कैसी होती है? फूड क्रॉप, जिसको आप क्या कर सकते हो भाई? खा सकते हो, वो हो गई आपकी एडिबल क्रॉप। एडिबल क्रॉप में क्या आ जाएगा? तूर, ग्राम, मूंग, मसूर, ये सारी पल्सेस हो गई, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, ये सब आपके क्या हो जाएंगे भाई? एडिबल क्रॉप्स का पार्ट हो जाएंगे। एडिबल क्रॉप के बाद आपका आ जाएगा इनएडिबल क्रॉप। इनएडिबल क्रॉप का मतलब क्या होता है? इसको आप खा नहीं सकते भाई, बेच सकते हो सिर्फ। लाइक कॉटन हो गया, कॉटन को खाएंगे नहीं हम, ठीक है। जूट हो गया, हेम्प हो गया, सिल्क हो गया,
ठीक है, नेचुरल लेटेक्स प्रोडक्शन हो गया, ये सब सारी चीजें किसमें आती है भाई, ये सब सारी चीजें आती हैं आपका किसमें, ये आती हैं आपका इनएडिबल क्रॉप में, ठीक है। हम इनको खा नहीं सकते, हम इनको सेल कर सकते हैं, इनसे हम पैसे कमा सकते हैं, दे ऑल आर कैश क्रॉप्स, क्या ये कैश क्रॉप्स, ठीक है। फिर आ जाता है आपका बेवरेज क्रॉप, ठीक है, बेवरेज जिससे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बेवरेज क्रॉप में क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा टी, आपका आ जाएगा कॉफी, आपका आ जाएगा कोकोआ, ठीक है। इन सबसे हम क्या बनाते हैं भाई, बेवरेज क्रॉप बनाते हैं, पेय पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। आप चाय पीते हो, आप कॉफी पीते हो, ठीक है, ये सब किसका पार्ट है, बेवरेज क्रॉप का पार्ट है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट आप मूव करोगे तो हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं, है ना, कुछ क्रॉप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, बट यहाँ पे क्रॉप्स को है ना रिमेंबर करने में, क्रॉप्स को ध्यान रखने में हमें बड़ी दिक्कत होती है, तो हम इसको ध्यान कैसे रखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट फैक्ट, फिर लिखा है टाइप्स ऑफ क्रॉप, फिर लिखा है क्रॉपिंग सीजन, फिर उसके बाद लिखा है क्लाइमेटिक कंडीशन, लास्ट में लिखा हुआ है रीजन एंड एरिया, ठीक है। हर क्रॉप के बारे में सिर्फ ये 5 चीजें अगर आपको पता है, ठीक है, तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। ऑल दो दे आर ऑल कीवर्ड्स, ये सब क्या है, ये सब आपके कीवर्ड्स हैं, बट अगर आप कीवर्ड्स को रिमेंबर करते हो, ठीक है, आपको कीवर्ड्स ध्यान में है, ठीक है, तो आप इसको लैंग्वेज दे करके और इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बिकॉज क्रॉप्स आ जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो ध्यान कैसे रखेंगे सर, इसको ध्यान रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ऑल दो मैं बहुत ज्यादा ट्रिक में बिलीव नहीं करता हूँ, बिकॉज ट्रिक्स ऐसी चीजें होती है जो एट द एंड टाइम जब एग्जाम में जाओगे वहीं भूल जाएगी ट्रिक, ठीक है, बट मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो भूलनी नहीं है आपको, है ना। कैसे, यहाँ लिखा है आई टी सी सी स्क्वायर आर, ठीक है, कैसे, आई से हो गया इंपॉर्टेंट फैक्ट, फिर हो गया टी, हो गया टी, ठीक है, टाइप ऑफ क्रॉप, फिर हो गया सी, सी में आप स्क्वायर लगा दो, ठीक है, क्रॉपिंग सीजन, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया, और उसके बाद आपका आ जाएगा रीजन, ठीक है, आई टी सी आर, है ना। अब इसको ध्यान कैसे रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे ऐसे, ये हो गया आपका आई टी सी स्क्वायर और आर, आई टी सी एक कंपनी है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आईटीसी क्या करती है भाई, आप पता करिएगा, चलो पता क्या करिएगा मैं ही बता देता हूँ। आईटीसी एक कंपनी है जो सिगरेट्स बनाती है, सुना होगा तुम लोगों ने, छोटी एडवांस, ठीक है। अब ये क्या है मुझे तो नहीं मालूम, मैंने तो सुना है काफी। तो ये आपका आईटीसी हो गया, आईटीसी एक ऐसी कंपनी जो क्या बनाती है भाई, सिगरेट्स बनाती है ना। तो ध्यान रखिएगा आईटीसी से, आईटीसी स्क्वायर आर, आई से आपको क्या ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट उस क्रॉप के बारे में, टी से आपको क्या ध्यान रखना है, आपको टाइप ऑफ क्रॉप ध्यान रखना है, उसके बाद सी से आपको क्या ध्यान रखना है, सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर मतलब दो है सी, एक है क्रॉपिंग सीजन, एक है क्लाइमेटिक कंडीशन, और लास्ट में आर हो गया मतलब रीजन, आपको ध्यान रखना कौन से रीजन में ये ग्रो होती है। सबसे पहले हमारे पास राइस, पैडी, धान कहते हैं इसको, ठीक है। समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये मेजर स्टेपल क्रॉप है। स्टेपल क्रॉप का मतलब क्या होता है भाई, स्टेपल क्रॉप एक ऐसी क्रॉप होती है जिसको बहुत ज्यादा लोग मेजोरिटी में क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। चाइना फर्स्ट प्रोड्यूसर है, इंडिया सेकंड प्रोड्यूसर है। टाइप ऑफ क्रॉप में क्या हो गया, ये एडिबल क्रॉप है, इसको हम खा सकते हैं डेफिनेटली। क्रॉपिंग सीजन क्या होता है, खरीफ सीजन में ग्रो होती है। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से प्लस होना चाहिए, उसी के साथ साथ जो टेम्परेचर है वो 25 सेंटीग्रेड होना चाहिए, और लास्ट में लिखा हुआ है हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए, तब ये ग्रो होता है आपका पैडी, ठीक है। पैडी कल्टीवेशन से राइस मिलता है। रीजन कौन सा भाई, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया यहाँ पे, बट मोस्ट इंपोर्टेंटली तो लिखा ही नहीं है, दैट इज योर वेस्ट बंगाल, डब्ल्यू बी, ध्यान रखना, ठीक है। हाईएस्ट प्रोड्यूसर है किसका, राइस का, कौन, वेस्ट बंगाल। समझ में आ गई बात। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए राइस से रिलेटेड। ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा, आपको ध्यान कैसे रखना है, आईटीसी स्क्वायर आर से, कैसे ध्यान रखना है, आईटीसी स्क्वायर आर, बस आईटीसी स्क्वायर आर ध्यान रखना, आगे की चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी फीड हो जाएंगी और बाद में उनको लैंग्वेज दे देना। वेरी सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वीट, आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, है ना। वीट लिखा हुआ है, वीट में क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, बेनिफिटेड बाय ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। इसको बेनिफिट मिला था किससे, ग्रीन रेवोल्यूशन से, ग्रीन रेवोल्यूशन से बेनिफिट राइस को मिला, ध्यान रखिएगा। टाइप ऑफ क्रॉप में अगर आप देखोगे एक एडिबल क्रॉप है। क्रॉपिंग सीजन क्या है इसका, रबी का सीजन है। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, 50 से 75 सेंटीमीटर की इसमें बारिश चाहिए, ज्यादा बारिश नहीं चाहिए, ज्यादा बारिश होगी तो पेरिश हो जाएगा, सड़ जाएगा चावल, है ना। फिर कूल ग्रोइंग टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। उसी के साथ साथ ब्राइट सनशाइन चाहिए एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, राइपनिंग के टाइम पे जब फसल मैच्योर होगी तो ज्यादा तेज धूप होनी चाहिए, तभी वो मैच्योर होगी प्रॉपर्ली, है ना। और रीजन और एरिया में अगर आप देखोगे तो आपका जो पूरा ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन है यहाँ पे ये ग्रो होता है, ठीक है। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, इस रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, राइस का नहीं, वीट का कल्टीवेशन देखने को मिलेगा। राइस का भी मिलेगा, वीट का कल्टीवेशन देखने को मिलेगा। हम वीट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप देखो ये वीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रेड बन रही है, ठीक है, आजकल आती भी है ना वीट वाली ब्रेड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका पल्सेस, इंपॉर्टेंट है। पल्सेस में क्या लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है किसका, पल्सेस का, दालों का, ठीक है। एडिबल क्रॉप है, कुछ ऐसी दालें हैं, कुछ ऐसे पल्सेस हैं जो खरीफ और रबी दोनों सीजन में ग्रो होते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ क्लाइमेटिक कंडीशन आप देखोगे लेस मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट है, मॉइस्चर ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। सर्वाइव इन ड्राई कंडीशंस, ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव हो जाते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंटली नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लेना भाई, किसको, नाइट्रोजन फिक्सेशन को। क्यों, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। और लास्ट में लिखा हुआ है रीजन, रीजन में आपको एमपी है ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र मिल जाएंगे। आगे आते हैं, उसके बाद आ जाओ मेज, मेज पूछा हुआ है, पीवाईक्यू है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। मेज आप देख रहे हो,
ठीक है। इस तरीके से मेज, इसको मकाई कहते हैं, कुछ कुछ एरिया में हमारे लोकली इसको भुट्टा कहा जाता है ना। तो ये आपका ठीक है मेज हो गया। मेज में अगर आप देखोगे इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो ये क्या है, बोथ फूड एंड फॉडर क्रॉप है। फूड क्रॉप भी है, फॉडर क्रॉप भी है। फूड मतलब क्या होता है भाई, खा सकते हैं। फॉडर मतलब इससे जो भी चीजें बच गई रेसिड्यू, वो जानवरों को खिला देते हैं, फॉडर बन जाता है भाई इससे, ठीक है। टाइप ऑफ क्रॉप में एडिबल क्रॉप है। उसी के साथ साथ क्रॉपिंग सीजन में ये रबी खरीफ दोनों में ग्रो हो जाती है, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया में। क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच, और एलुवियल सॉइल में काफी अच्छे तरीके से ये ग्रो होता है। फिर लिखा है रीजन और एरिया क्या है, कर्नाटका हो गया, एमपी, यूपी, राजस्थान, तेलंगाना, है ना, यहाँ पे ये ग्रो होगा। कौन सा क्रॉप है आपका, कौन सा, मेज, ये लिखा हुआ है मेज, ठीक है। चलिए आगे आते हैं भाई, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका कॉटन, कॉटन ठीक है, कपास। तो कॉटन में अगर आप देखोगे लिखा हुआ है चाइना फर्स्ट है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो कॉटन का स्टार्टिंग है, जो ओरिजिन है, वो इंडिया से ही हुआ था। कहां से हुआ था भाई, इंडिया से हुआ था, ठीक है। टाइप ऑफ क्रॉप में आप देखोगे नॉन फूड क्रॉप है, हमारी कैश क्रॉप है, हमारी कमर्शियल क्रॉप है, इसको हम खाते नहीं है। उसके बाद फिर क्रॉपिंग सीजन, क्रॉपिंग सीजन में लिखा हुआ है खरीफ क्रॉप, ठीक है। क्या ये खरीफ क्रॉप है, खरीफ सीजन में ग्रो होती है। हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, और क्या चाहिए भाई, लाइट रेनफॉल चाहिए। उसी के साथ साथ ब्लैक सॉइल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ब्लैक सॉइल होनी चाहिए। फिर उसके बाद 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल गया। क्या 210 डेज का फ्रॉस्ट फ्री चाहिए, ठीक है, डेज, ठीक है। फ्रॉस्ट फ्री मतलब, फ्रॉस्ट फ्री मतलब बर्फ नहीं होनी चाहिए वहां पे। बर्फ इन द सेंस कि आप देखोगे ड्यू होती है, टेम्परेचर जब ज्यादा रिड्यूस होता है तो ड्यू किस में बदल जाती है, स्लीट में बदल जाती है। उसको स्लीट कहते हैं, SLEET स्लीट, है ना। स्लीट बर्फ की एक परत होती है, जब वो पत्तियों के ऊपर जम जाती है तो उससे क्या होता है भाई, उससे डिस्टॉर्शन होता है क्रॉप्स का। तो ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। उसी के साथ साथ आप देखोगे तो गुजरात में, पंजाब में, MP में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में ये सबसे ज्यादा ग्रो होती है। कौन सी आपकी, कॉटन की क्रॉप, ठीक है। ये देखो आप कॉटन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। आगे चलते हैं भाई, आगे आप आ जाओ, टी, ठीक है, चाय। चलिए चाय बनाते हैं। तो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्रॉप क्या है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, लेबर इंटेंसिव, लेबर की जरूरत ज्यादा पड़ती है। आप देखे होंगे है ना आपने, है ना, जितने भी आपके पास मेजर आपको वहां पे एड्स देखने को मिलेंगे टेलीविजन में, वहां पे आप देखोगे कुछ महिलाएं होती हैं, उनके पीछे बास्केट होता है, वो पत्तियां प्लग करके और पीछे कलेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रॉप में देखोगे तो बेवरेज है और कैश क्रॉप है। बेवरेज क्रॉप भी है, कैश क्रॉप भी है, मैंने आपको बता दिया। क्रॉपिंग सीजन में अगर आप देखोगे तो एवरग्रीन क्रॉप है, वैसे तो मेनली खरीफ की है, बट जिस रीजन में ग्रो होती है वहां की एवरग्रीन क्रॉप कहलाती है। फिर आगे आ जाए, क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो क्लाइमेटिक कंडीशन में देखोगे तो क्या होता है भाई, 150 से 250 से ज्यादा रेनफॉल चाहिए, 150 से 250 लेकर के आपको सेंटीमीटर तक रेनफॉल चाहिए। ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, लेटराइट सॉइल होनी चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री डेज यहाँ पे भी चाहिए, है ना। ये आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई। रीजन एरिया में देखोगे तो असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली ग्रो होती है क्या, चाय की पत्तियां, टी कल्टीवेशन होता है। इज इट क्लियर, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद आपका आ गया कॉफी। कॉफी में देख लेते हैं क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है कॉफी का, ब्राजील है। उसी के साथ साथ अरेबिका, रोबस्टा एंड लिबेरिका, ये तीनों वैरायटीज है। किसकी वैरायटीज है, कॉफी की वैरायटी है। कौन कौन सी, अरेबिका, रोबस्टा एंड लिबेरिका। टाइप ऑफ क्रॉप में देखोगे तो बेवरेज और कैश क्रॉप आता है। क्रॉपिंग सीजन में देखोगे तो ये खरीफ क्रॉप है, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन देखो, ग्रोस वेल इन ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल एरियाज में काफी अच्छी तरीके से ग्रो होती है। और रीजन अगर आप देखोगे इसका, नीलगिरी हिल और बाबा बुदन हिल। नीलगिरी हिल कौन सी है भाई, नीलगिरी हिल आपकी लोकेटेड है केरला वाले रीजन में, और बाबा बुदन हिल कहाँ लोकेटेड है आपका, कर्नाटका वाले रीजन में लोकेटेड है। दोनों चीजें आप ध्यान रखिएगा। ये कॉफी के बीन्स हो गए, है ना। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं मेजर चैलेंजेस। किसमें आ जाते हैं, मेजर चैलेंजेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ऑल्दो इट इज नॉट प्रीडोमिनेंटली डिस्कस्ड, है ना, थॉरली डिस्कस नहीं किया गया एनसीईआरटी में, मैं आपके लिए डिस्कस कर देता हूं इसको। मेजर चैलेंजेस क्या है इंडियन एग्रीकल्चर के, एक बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा गया हुआ है, ठीक है, कि मेजर चैलेंजेस क्या है इंडियन एग्रीकल्चर के और उसके सॉल्यूशंस क्या है, टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो इस चीज को हम देख लेते हैं भाई, है ना। मेजर चैलेंजेस फेसिंग इंडियन एग्रीकल्चर टुडे, चलो सबसे पहले लिखा हुआ है लैंड फ्रेगमेंटेशन। अभी लैंड फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, लैंड फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल था जिसका नाम था मान लो मिस्टर एक्स, ठीक है। मिस्टर एक्स के दो बेटे हुए ए एंड बी। मिस्टर एक्स के पास कितनी जमीन थी, मिस्टर एक्स के पास जमीन थी 50 एकर्स। अब 50 एकर्स जमीन 25-25 में डिवाइड हो गई कि उसके दो बेटे थे, और फिर इनके भी 4-4 बेटे हुए, सब में जो है लैंड क्या हो गई, डिवाइड हो गई। तो लैंड क्या होती जा रही है, जो 50 एकड़ की लैंड थी छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो रही है। समझ में आ गई बात। और जब भी लैंड छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होगी, लैंड होल्डिंग्स अगर छोटी होंगी, तो वहां पे एग्रीकल्चर का जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो लैंड फ्रेगमेंटेशन एक सबसे बड़ी हमारे पास प्रॉब्लम है। दूसरा है मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर। क्या है भाई, मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर। तो मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर में आप देखोगे इसका मतलब ये होता है कि हमारा मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल टाइम जो होता है वो मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट होता है। 66% आज भी हमारे पास क्या है भाई, मॉनसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर है। मॉनसून ना आए तो प्रॉब्लम हो जाती है। फिर क्लाइमेटिक वल्नरेबिलिटी, ठीक है, लोग कहते हैं कि भाई हेलिंग हो गई, ज्यादा बारिश हो गई, ठीक है, तो एक क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी बनी रहती है इंडियन एग्रीकल्चर में। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है लैक ऑफ एडवांसमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर मशीनरी, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर में आज भी क्या है, देखोगे तो गांव वाले एरिया में, जो रूरल एरियाज हैं, वहां पे लोग हाथ से ही पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रिंकल करते हैं।
बट इट अमेरिका आप चले जाओ, वहाँ प्लेन से होता है सब कुछ, बट इट हमारे यहाँ हाथ से हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी एडवांसमेंट की जरूरत है। एडवांसमेंट तो हुआ है बट उसको ग्रास रूट लेवल पे अभी नहीं पहुंचाया जा सका है। उसके बाद मार्केट एक्सेस, ठीक है, मार्केट एक्सेस नहीं मिलता है, जो मिडिल मैन है ना, वो सारे बेनिफिट ले जाते हैं किसके, हमारे जो इंडियन एग्रीकल्चर और जो हमारे फार्मर्स हैं उनका, ठीक है। तो मार्केट की एक्सेसिबिलिटी होना ये भी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ क्रेडिट एंड डेप्थ सिचुएशन, ठीक है। कई बार जो फार्मर्स होते हैं हमारे, वो रूरल डेप्थ में फंस जाते हैं, आप जिसको कहते हो वेरी फेमसली डेप्थ ट्रैप, ठीक है, डेप्थ ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर को हार्म करती हैं सम वे और अदर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम, हमने प्रॉब्लम्स देख ली, अब हम देख लेते हैं इसके सॉल्यूशंस क्या है भाई। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, क्या डिस्कस कर लेते हैं भाई। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या है, एग्जाम में आएगा 5 मार्कर में, एज इट इज लिख देना, जो एनसीईआरटी में लिखा है वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, तो आप देखोगे ग्रीन रेवोल्यूशन, सबसे पहले क्या हुआ भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से जो एचवाईवी सीड्स हैं वो हमारे पास आए, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो हमारा इंक्रीज हुआ। उसके बाद मैकेनाइजेशन, ठीक है, मॉडर्न इनपुट्स आए, किसकी वजह से आए, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, हार्वेस्टर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, एचवाईवी सीड्स हो गए, ये सारा मैकेनाइजेशन हुआ। उसके बाद डिजिटल इंटीग्रेशन हुआ। डिजिटल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया भाई, स्पेशल वेदर बुलेटिन चलाए, क्या चलाए, स्पेशल वेदर बुलेटिन। उसी के साथ साथ रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम्स भी इनिशिएट किए, किसके लिए, फार्मर्स के लिए, कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको पता चल सके किसानी करनी कैसे, खेती करनी कैसे, उनको पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो रेडियो के माध्यम से, ठीक है, वेदर बुलेटिन के थ्रू, टीवी के थ्रू, है ना, वो बता देते हैं कि भाई आज, ठीक है, हल्की बारिश होगी इस रीजन में, ठीक है। तो उस तरीके से पूरा यहाँ पे जो सिनेरियो है उसको कैटर किया जाता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एमएसपी, एमएसपी का भी प्रावधान लेकर के आई सरकार। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। फार्मर्स को हमें बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करना है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू जो इनकम है उसको हम सिक्योर करते हैं, किसकी इनकम को सिक्योर करते हैं, फार्मर्स की इनकम को सिक्योर किया जाता है एमएसपी के थ्रू, ठीक है। इसीलिए एमएसपी, है ना, लाई गई थी टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय द मिडिल मैन, गॉट इट। उसके बाद लिखा हुआ है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, पीएआईएस हम कहते हैं इंश्योर्ड, इसको क्या कहते हैं भाई, पीएआईएस, ठीक है। पीएआईएस का नाम अब चेंज हो गया है, अब वो हो गया प्रधानमंत्री फसल बीमा, क्या हो गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्लाइमेटिक रिस्क से हमें क्या करना है भाई, इसको सिक्योर करना है। क्लाइमेटिक रिस्क मतलब आपने खेती करी थी, बारिश हो गई, फसल बर्बाद हो गई, अब उसका जो कंपनसेशन वो कौन देगा, सरकार देगा, अगर आपने बीमा कराया हुआ है, इंश्योरेंस कराया हुआ है फसलों का, तो ठीक है। उसके बाद आता है आपका केसीसी, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड से क्या होगा, जो हमारे किसान भाई है उनको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, जिससे वो लोन ले सकते हैं बहुत इजीली, है ना, और चीप रेट्स में लोन को मिल जाएंगे विद द लोअर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं बाय द टाइम। आप देख पा रहे हो आज भी जो हमारा पूरा एग्रीकल्चरल सिनेरियो है उसमें आप देख रहे हो किसान भाई क्या हो चुके हैं, हमारे एम्पावर्ड हो चुके हैं, उनके पास भी, है ना, डिजिटल इक्विपमेंट्स आ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, दैट इज भूदान मूवमेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट भूदान मूवमेंट। तो भूदान मूवमेंट बेसिकली ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल आचार्य विनोबा भावे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन्होंने स्टार्ट किया था, क्या स्टार्ट किया था भाई, भूदान आंदोलन या भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था पवनार आश्रम महाराष्ट्र से, जहां पे इन्होंने पथ यात्रा की थी। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा नीचे बहुत से लोग हैं इनके साथ, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, पथ यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, पैदल चल रहे हैं और लोगों को ये क्या कर रहे हैं भाई, ये लिखा हुआ यहाँ पे, विनोबा भावे स्टार्टेड पद यात्रा, क्या स्टार्ट करी इन्होंने, पद यात्रा स्टार्ट करी, ठीक है। इन्होंने गांधीयन मैसेज ऑफ ग्राम स्वराज को स्प्रेड किया, ठीक है, कि हमें ग्राम स्वराज, है ना, स्टेब्लिश करना है। उसी के साथ साथ इन्होंने अपील करी कि जो बड़े लोग हैं, जो लैंड लॉर्ड्स हैं, जो लैंड ओनर्स हैं, वो लैंड डोनेशन करें, किसके लिए, पुअर फार्मर्स के लिए, जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जिनके पास यू नो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, जिनके पास लैंड होल्डिंग्स ही नहीं है, ठीक है, उनको क्या देना है, हमें जमीनें देनी है, जमीनों का दान करना है, ठीक है, इसीलिए नाम है भूदान, ठीक है। लैंड लॉर्ड्स नॉट ओनली डोनेटेड लैंड्स बट आल्सो विलेजेस नोन एज ग्राम दान, है ना, ठीक है। और यहाँ पे जो लैंड लॉर्ड्स थे, जो लैंड ओनर्स थे, जो बड़े जमींदार थे, उन्होंने इनके कहने पे, आचार्य विनोबा भावे के कहने पे, ना केवल लैंड को डोनेट किया, बहुत से ऐसे जमींदार थे जिन्होंने पूरे पूरे गांव डोनेट कर दिए, ठीक है, गांव ही दान दे दिया, इसी को बोला गया ग्राम दान, ठीक है। तो भूदान ग्राम दान मूवमेंट को, है ना, क्या देखा गया इट इज नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन की तरह, किसकी तरह देखा गया, ब्लडलेस रेवोल्यूशन, ये भी एक रेवोल्यूशन ही था। आज कोई एक, है ना, इंच अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है ना, यहाँ पे बहुत सारे केसेस आते हैं, सिविल के केसेस आते हैं, क्रिमिनल केसेस आते हैं जमीन को लेकर के, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ आचार्य विनोबा भावे के कहने पे बहुत से लैंडलॉर्ड्स ने क्या कर दिया भाई, भूदान ग्राम दान कर दिया, ठीक है, भूदान भी कर दिया, ग्राम दान भी कर दिया, और ये काफी पीसफुल तरीके से हुआ, कोई भी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड वाज शेड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज
ब्लडलेस रेवोल्यूशन, इसीलिए इसको क्या बोला गया भाई, ब्लडलेस रेवोल्यूशन बोला गया। आचार्य विनोबा भावे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फेमस पर्सनालिटी, 5 मार्कर 3 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है। एक फैक्ट और बता दूं, आचार्य विनोबा भावे पहले ऐसे रेसिपिएंट थे इंडिया के जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था, जो फिलीपींस की गवर्नमेंट देती है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हमने एक रैपिड रिवीजन को कंप्लीट कर लिया है। आज का हमारा जो मिशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मिलेंगे अगले मिशन के साथ, अगले रैपिड रिवीजन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।